तो एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मुद्दा हमारा भारत बदल रहा है और देखिए बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। ऐसे में भारत बदल रहा है, लेकिन भारत में हो रहे इस बदलाव को किस दिशा में बढ़ते हुए देख रहे हैं। अपनी राजनीति के जरिए मुस्लिम हितों की रक्षा करने का दावा करने वाले एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे बीच मौजूद हैं और उनके सामने होंगे बीजेपी के महासचिव भूपेंद्र यादव, जो बीजेपी के संगठन में फूंक फूंक कर कदम रखने के लिए जाने जाते हैं और कुछ नपे तुले अंदाज में अपने शब्दों को भी चुनते हैं। तो आमने सामने असदुद्दीन ओवैसी साहब, भूपेंद्र यादव जी, जोरदार तालियों के साथ दोनों खास मेहमानों का मंच पर स्वागत करेंगे हम। और इस सत्र का संचालन करेंगी नेहा पंत। नेहा। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऑल इंडिया एमआईएम के मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही बीजेपी के कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए। बदलते भारत की सियासत के दो बड़े चेहरे हैं आप, और आज इस सत्र के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बदलते भारत की इस तस्वीर को आप लोग कैसे देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ सवालों का सिलसिला शुरू करूं, हम दर्शकों से यहाँ मौजूद अपने ऑडियंस से सवाल लें। मैं आप दोनों से बारी बारी से ये जानना चाहूंगी कि बदलते भारत की तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले ओवैसी साहब, अगर 2 मिनट में आप ये रख पाएं कि बदलते भारत को आप कैसे देख रहे हैं। देखिए, यकीनन हमारे मुल्क को आज़ाद होकर 71 साल का एक लंबा अरसा हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं की, मगर जहाँ पर हम कहते हैं तरक्की ही, वहीं पर हमको इस बात को ही मानना पड़ेगा कि ख़ास तौर से तालीम के मैदान में, हेल्थ के मैदान में और हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के मैदान में और फिर पर कैपिटा इनकम में, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमने काफ़ी बदलाव नहीं देखा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर हम तवज्जो लें। और आखिरी बात ये है कि इस मुल्क की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 65% का, वो 35 साल से कम उम्र का है। तो इनके बहुत सी उम्मीदें हैं, इनके बहुत से ख्वाब हैं, और इसको पूरा करना मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी करेगा तो यकीनन भारत एक बदलने के रास्ते पर जाएगा, वरना फिर बहुत बड़ी नाउम्मीदी और मायूसी इस बड़े तबके को होगी। आपको वैसे क्या लग रहा है, अभी वो उम्मीदें पूरी हो रही हैं उस वर्ग की जिसकी आप बात कर रहे हैं? है देश में ऐसी सरकार? नहीं मालूम। अब पिछले 2.5 साल में हमने जो मोदी सरकार को देखा, जिनके पास 280 लोकसभा की सीटें हैं, मगर जो तवक्कात, जो उम्मीदें वाबस्ता थी, उस पर तो नहीं उतरे। मिसाल के तौर पर जो वादा किया गया था कि एम्प्लॉयमेंट का, मगर 5 साल में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट 5% तक पहुंच चुका है। जो वादा किया गया था कि इकॉनमी को रिवाइव किया जाएगा, वो इकॉनमी रिवाइव नहीं हो रही है। डॉलर के बारे में कहा, किसी ने, बड़े आदमी ने कहा था कि 37 रुपये हो जाएगा, वो 70 रुपये के ऊपर हो चुका है। टेररिज्म में कमी की बात थी, टेररिज्म में कमी नहीं हो रही। 360 से ज़्यादा सीज़ फायर वायलेशन हो चुके हैं। कश्मीर के मुद्दे पर बीजेपी ने बड़ा सख्त रुख अख्तियार किया था, 4 महीने वहाँ पर कर्फ्यू रहा, 90 से ज़ायद लोग मारे गए। तो यकीनन इसमें कोई मुझे बदलाव नज़र नहीं आता या कुछ काम नज़र आता उसमें। तो भूपेंद्र यादव साहब, फिर भारत कैसे बदल रहा है, और अगर बदल रहा है तो कहाँ जा रहा है, पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। सबसे पहली बात यह है कि भारत का युवा वर्ग है, उसके लिए संभावनाओं और अवसरों का जो क्षेत्र हमको खोलना था, पिछले 2 सालों में उन संभावनाओं और अवसरों को हमने बहुत तेजी से खोला है। उस संभावना और अवसर को खोलने के लिए सबसे जो बड़ी ताकत है, जैसा कि अभी ओवैसी साहब भी कह रहे थे कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी देश की आबादी का एक बहुत बड़ा तबका था जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से दूर था। उसको इकोनॉमिकली एम्पावर करना, उसको इकोनॉमिकली इंक्लूजन की गतिविधि में लाना और उसको सोशल सिक्योरिटी देना। और उसके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इस देश की सबसे बड़ी समस्या थी कि जो हमारे संसाधन हैं वो नीचे के व्यक्ति के तक पहुँच नहीं रहते। उन संसाधनों को कैसे नीचे व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, उसके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था खड़ी करना। आज देश की सरकार ने ऐतिहासिक और फैसला जो आर्थिक क्षेत्र में किया है, उसको करने का कारण यह है कि हमको अपना जो एक पूरा जो
अर्थव्यवस्था थी जिसमें एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, समानांतर अर्थव्यवस्था चलती थी। और देश का शासन ऐसा हो गया था कि अगर आप कोई मकान खरीदने जाएंगे, आप कहेंगे मेरे पास 50 लाख वाइट है, तो उसको कहा जाता था नहीं 50 लाख ब्लैक और लेकर के आओ। अब आप 50 लाख ब्लैक दोगे, उसके बाद कहोगे कि मेरे जितने भी विकास के कार्य हैं उन सारे विकास के कार्यों को पूरा करें। मैं सरकार को टैक्स दूं या नहीं दूं, मैं अपनी समानांतर अर्थव्यवस्था रखूं, लेकिन सरकार को विकास के काम पूरे करने चाहिए। तो इसको कैसे आप लेकर के आएंगे? दूसरी बात, देश में आर्थिक विकास के लिए सहमति बनाना है। पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में केंद्र और राज्य एक राजनीतिक सहमति के साथ आकर के जीएसटी के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए आज तैयार हुए हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक साधारण व्यक्ति को जो विश्वास मिला है, अब देश परिवर्तन से आगे देश बदलाव की ओर जा रहा है। और जो हमारे देश का जो बदलाव है, उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति एक मूल्य, उसको वैल्यू बेस्ड लाइफ जीने का अवसर कैसे मिले। और केवल आप कह रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, भूपेंद्र यादव जी आप बात कर रहे हैं, आपने नोटबंदी का भी जिक्र किया, पर नोटबंदी पर ही तो सियासी घमासान मचा हुआ है। इसे तो तुगलकी फरमान कहा जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा। नहीं, तुगलकी फरमान कहने वाले चर्चा क्यों नहीं कर रहे? आखिर चर्चा तो होनी चाहिए ना, क्यों सदन का बायकॉट कर रहे हैं? आप चर्चा करिए, आप चर्चा करिए, सवाल आप ही से है। आप सबसे बड़ी, जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे, आप सदन को चलने नहीं देंगे, आप सदन में रोज नए नए विषय और नए नए मांग उठाएंगे, और चर्चा करने से ही सारे विषयों के समाधान निकल के आते हैं। चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आप ये मान के चलिए कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं पे कोई प्रश्न नहीं उठाया, इसके ऑब्जेक्टिव का कहीं पर कोई प्रश्न नहीं उठाया, किसी के मन में भी कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन खुली राजनीतिक चर्चा होनी चाहिए, संसद को चलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके लिए तो विपक्षी दल जिम्मेदार है। जवाब देना चाहेंगे, संसद को क्यों रोक रहा है विपक्ष? देखिए, बीजेपी और एनडीए के पास 300 से ज्यादा एमपी हैं लोकसभा में, तो अपोजिशन ये कह रहा है कि आप किसी भी रूल में करवा लीजिए डिबेट, उसमें वोटिंग हो, मगर बीजेपी ये चाहती है कि उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठे। ये इनका एक एरोगेंट एटीट्यूड है। वो ये समझते हैं कि वो जो भी फैसला लेंगे हम उनके पीछे आ जाना, ताबेदारी करना। बीजेपी हरगिज ये नहीं चाहती, खासतौर से मोदी खुद नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई भी आवाज उठे। वो ये समझते हैं कि वो दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान हैं और वो जो फरमान जारी कर दिए बादशाह सलामत की तरफ से, तो हम तमाम गुलामों को उस पर हाथ पे हाथ रखकर कहना चाहिए कि हम उसको कबूल करते हैं। वो नहीं है, ये जमहूरियत है। आप डिबेट करवा लीजिए, वोटिंग होगी, उसमें आप ही जीतेंगे, मगर हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम आपके फैसले से मुत्तफिक नहीं है। दूसरी बात यह है कि 8 नवंबर से लेकर अब तक सल्तनत मुगलिया में शायद इतने फरमान किसी बादशाह ने जारी नहीं किए थे कि जितने अब तक 180 फरमान जारी हो चुके हैं। अब ये नहीं मालूम कि कल तक क्या होने वाला है। तीसरी बात यह है कि नेशनलिज्म की डिबेट आपने उसको जोड़ दिया। पहले 8 नवंबर के दिन कहा कि काउंटर फिट करेंसी को खत्म करना है, जब ये कहा गया कि नहीं खाली 0.07, तो कहा गया नहीं टेररिज्म को खत्म करना है। फिर जब टेररिस्ट मारे गए कश्मीर, उनके पास नए 2000 की नोट निकली, तो कहा ब्लैक मनी को खत्म करना है। फिर जब पब्लिक ने कहा कि ब्लैक मनी में कैश सिर्फ 4% है, तो कहा गया कि नहीं नेशनलिज्म पे आ गए। जब नेशनलिज्म की दाल नहीं गली तो कहा गया कैशलेस सोसाइटी। इन तमाम में 90 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि प्रोफेसर रोगोनॉफ, कौशिक बासु और आपके लैरी समर्स, ये तमाम लोग चलिए ये गलत कह रहे हैं। आपकी ताईद में कौन है? अमिताभ बच्चन। आपकी ताईद में कौन है? अजय देवगन। क्रिकेटर्स हैं। यही लोग समझ रहे हैं डिमोनेटाइजेशन को। हिंदुस्तान की अवाम ये जानना चाह रही है कि भाई साहब मेरा पैसा बैंक में है, कौन से लॉ के तहत आप मुझे रोक रहे हैं? आर्टिकल 300A मनी, पैसा जो है प्रॉपर्टी है, आप कौन से लॉ में रोक रहे हैं मुझे बताइए। किसने अख्तियार दिया आपको कि मेरा पैसा मैं नहीं निकाल सकता? आप जवाब देना कौन नहीं, वो बता दीजिए। आप लॉ बता दीजिए कि इसके तहत हम रोक रहे हैं। यहाँ नहीं तो आर्टिकल 360 में आप फाइनेंशियल इमरजेंसी रोकिए। हम आपके नेशनलिज्म डिबेट के कायल नहीं है। अगर मैं लाइन में खड़े होकर मर रहा हूं तो क्या नेशनलिस्ट हूं? ये क्या, मैं तो मरने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पैसा निकालने के जा रहा हूं। जो लोग अपने पैसे के लिए लाइन में लाठियां खा रहे हैं, जिनकी मौतें हुई, उनका जवाब कौन देगा? राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार किसी का छीना नहीं गया है। दूसरी बात, अगर बैंक रेगुलेशन है तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है उसके सेक्शन 35(1) में बैंक को रेगुलेशन करने का अधिकार है। सामान्य परिस्थिति में भी जब आप अपने एटीएम पे जाते हैं
तो हर एटीएम की 10,000 और 15,000 की लिमिट होती है। अगर आपके घर में कोई रंग रोगन का कार्य है तो थोड़े समय के लिए घर अर्थव्यस्त होता है, पर जब देश की अर्थव्यवस्था को अनिर्णय के कारण, जब देश की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार के कारण दीमक लगी हुई थी और हमने 70 साल की दीमक को हटाने का प्रयास किया है, तो इस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आखिर देश की जो एक सड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, जिसमें आज ईमानदार व्यक्ति एक तरीके से मन में बड़ी आशंका रखता था, जो एक सामान्य मध्यम वर्ग था, गरीब व्यक्ति था, वो मन में ये आशंका रखता था कि मैं तो ईमानदारी से पैसा कमा रहा हूं, लेकिन देश में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो काला धन रख रहे हैं, उस काले धन का क्या होगा। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है कि हमारी जीडीपी का जो 12% है, वो हमारी जीडीपी और मुद्रा का रेशो है। आप इस बात को एक और देखिए, रिजर्व बैंक की एक स्टडी है, वो ये स्टडी ये कहती है कि हिंदुस्तान में जो कैश का जो फ्लो है उसके अनुपात में जो मुद्रा का फ्लो है, दोनों में बड़ा अंतर है। एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो अर्थव्यवस्था में संग्रहित हो रहा था। और आपकी इन बातों में दम भी होगा भूपेंद्र जी। मेरा सवाल ये है कि जब आप गरीब की बात करते हो, जैसे देश के प्रधानमंत्री और हमारे वित्त मंत्री भी कहते हैं कि ईमानदार को अपनी ईमानदारी पर गर्व है, पर वो ईमानदार व्यक्ति अगर लाइन में लाठियां भी खा रहा है, 24,000 के वादे के बाद 10,000 मिल रहा है, उसे बैंक टोकन देता है, अगले दिन उसको पैसा नहीं मिलता। मेरा सवाल ये है कि क्या लोगों के मन में अब ये सवाल नहीं आएगा, भाई फैसला शायद अच्छा था लेकिन सरकार लागू करने में चूक गई, सरकार ने हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा जब ये फैसला लागू किया। हमारे विपक्ष के लोग कितने ईमानदार है आप ये देख लीजिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाके लाइन में लगे, 3 घंटे में पैसे लेकर के आ गए और जनता से पूछ रहे हैं आपको मिले या नहीं मिले। जनता को जो थोड़ी तकलीफ है उसको हम स्वीकार करते हैं, हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जो एक बहुत बड़ा कष्ट है, कालाधन जो एक बहुत बड़ा कष्ट है, इस देश में फेक करेंसी जो एक बहुत बड़ा कष्ट है। और फेक करेंसी में मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वो जो 500 रुपए और 1000 रुपए की जो फेक करेंसी का नोट है, उसका एंड यूजर कौन है? वो तो गरीब को ही जाके मिलेगा, उसका एंड यूजर कोई बैंक नहीं है, उसका एंड यूजर कोई पैसे वाला आदमी नहीं है। अगर एक गरीब को फेक करेंसी का 500 रुपए का नोट मिलता है जिसको वो कहीं नहीं बदलवा सकता है, उससे अच्छा है कि 10 दिन के लिए लाइन लग जाए, लेकिन इस विषय का एक परमानेंट निपटारा हो जाए, और वही हमने किया है। मैं आपसे बता रहा हूँ। ओवैसी साहब अपनी बात रखिएगा, बस एक छोटी सी चीज जोड़ दूं सर, क्या हम उन तस्वीरों को नजरअंदाज करते हैं जब नाले से इतने बड़े बड़े क्रेट निकल रहे हैं पैसे के, जब गंगा में फाड़ फाड़ के नोट बहाए जा रहे हैं, जब बहुत ज्यादा काला धन जो है वो निकल कर आ रहा है, तो लोग तो परेशान हैं, जिन्होंने काला धन जमा किया वो छटपटा तो रहे हैं या नहीं? देखिए 14 लाख करोड़ 75,000 ब्लैक का पैसा है, ये गवर्नमेंट ने कहा, यानी 500,000 के। अब तक बैंक में 11 लाख करोड़ आ चुके हैं। मैं तो मुबारकबाद दूंगा कि आप पूरा वाइट कर देने वाले हैं अभी आप सबका, यानी 11 लाख करोड़ नवंबर दिसंबर के पहले हफ्ते में आ गए हैं, तो 30 दिसंबर तक तो 15 लाख करोड़ के करीब हो जाएगा। दूसरी बात, इनकम टैक्स की स्टडी है कि हिंदुस्तान में जो ब्लैक का पैसा है उसमें कैश सिर्फ 6% है, सिर्फ 6% है, और आप उसके पीछे जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आप और कांग्रेस ने क्यों सुप्रीम कोर्ट से अपनी रिट वापस ली? आपने खुद बाहर के फॉरेन कंपनी से पैसा लिया इलेक्शन के लिए, और फिर आज आप अपनी रिट वापस ले लेते, और उसको कानून पार्लियामेंट बनाते इस तरह से है। कल आप लोकसभा में कानून पास कर दिए और प्रधानमंत्री गरीब को स्कीम बनाए, ये कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाएगा, ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। और मैं क्यों आपकी तकलीफ उठाऊं, आप क्यों तकलीफ उठाऊं? आप कौन होते मुझे तकलीफ देने के लिए? नहीं, आप कौन तकलीफ देने के लिए? आप कौन होते? मैं क्यों ठहरूं आपके लिए 30 दिसंबर तक? क्या कोई गारंटी दे सकता है कि 30 दिसंबर के बाद मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा? बताइए, गारंटी दीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि और 2 क्वार्टर्स ठहरना पड़ेगा। किस लिए ठहरेंगे? आपकी वजह से आप मनमानी करते जाएंगे और गरीब आवाम तकलीफ उठाए। 100 लोग मारे गए शादी के लिए 2.5 लाख। नहीं, कोई शादी करता है 2.5 लाख में? बताइए कहां से शादी होगी? 2.5 लाख भी नहीं मिल रहे उसको। तो ये हर चीज को बीजेपी जो है नेशनलिज्म से जोड़ देती है। और लोग एक बड़ी बात कह रहे हैं सर, मैं इसका जवाब भूपेंद्र जी, क्या हर चीज को नेशनलिज्म से जोड़ा जा रहा है कि नोटबंदी बड़ा फैसला है, इसके साथ हो तो राष्ट्र के साथ हो, नहीं हो तो एंटी नेशनल हो, क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, 70 साल तक इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रहा, उसको किसी ने सोशल सिक्योरिटी देने का काम नहीं किया। उसको सोशल सिक्योरिटी देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से शुरू हुआ। और जब हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो किसी में भेद नहीं करते, भारत के हर आदमी को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसको सरकार देने का काम करती है। दूसरा, लगभग इस देश में 40% से ज्यादा लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में छोटे छोटे उद्योग धंधों में लगे हुए हैं।
उनको मुद्रा योजना के तहत लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। इस देश में एक बहुत बड़ा कौशल विकास की आवश्यकता है, उसको देने का काम हमारी सरकार ने दिया है। जो हमारी सरकार ने काम किया है वो हमने एक साधारण व्यक्ति को ये विश्वास दिया है कि ये जो देश का पैसा ये उसके लिए है, ये पैसा किसी की तिजोरी में रखा हुआ पैसा नहीं है। और इसलिए आज ये जो अभी ओवैसी साहब कह रहे हैं कि 8 लाख 9 लाख करोड़ रुपए आया है, तो हाँ 11 लाख आया। हमें गर्व है कि देश के तहखानों में सड़ा हुआ पैसा देश के बैंक की तिजोरी में आया है और वो देश के गरीब के लिए खर्च होगा। ये हमारा काम था और हमने किया। आपको तो हमको बधाई देनी चाहिए। ओवैसी साहब, मेरा एक सवाल आपसे है। मैं कहीं पढ़ रही थी, आपने बात कही थी, और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा। आपने ये कहा था जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐप पर सर्वे कराया था, आपने ये कहा था कि जिस देश में एक बड़ा तबका अपना नाम नहीं लिख सकता, पढ़ लिख नहीं सकता, आप वहां ऐप बेस्ड सर्वे कराते हैं और उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि आपकी नोटबंदी के साथ लोग खड़े होंगे। लेकिन सर, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं पूछना चाहूंगी, महाराष्ट्र और गुजरात के निकाय चुनावों में बीजेपी की जो जीत हुई है वो तो ऐप बेस्ड नहीं थी ना? आप मानेंगे वो जनता का वोट था जो कि नोटबंदी के बाद आया। सबसे पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री का सर्वे गलत इसलिए है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का ऐप नहीं है, वो नरेंद्र मोदी एक प्राइवेट इंडिविजुअल का ऐप है। और याद रखिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या कहता है कि अगर आप गवर्नमेंट को अपना इंफॉर्मेशन देंगे तो प्रोटेक्टेड है डेटा, प्राइवेट लोगों को देंगे तो प्रोटेक्टेड नहीं है। दूसरी बात, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, यकीनन बीजेपी ने अच्छा किया, मगर म्युनिसिपल इलेक्शन में जो कोई सरकार होती है, म्युनिसिपल और बाई इलेक्शन सरकार जीतती है, और बीजेपी ने महाराष्ट्र को स्वीप नहीं किया है। शिवसेना भी खिलाफ है, कांग्रेस भी खिलाफ है, एनसीपी भी खिलाफ है, हम भी खिलाफ हैं। तो अगर आप इनके नंबर्स ऐड कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि बीजेपी का क्या है। मगर ठीक है, आपने जीता है, मानता हूं इस बात को, मगर क्या आप इस जीत को ये समझ रहे हैं कि 100 लोग की जान चले गई, क्या वो वापस आने वाली है? आज हजारों, आज आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को इजाजत देते हैं मगर डिस्ट्रिक्ट और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक को इजाजत नहीं देते। आप कहते हैं कि पुराना पैसा लेकर आप गवर्नमेंट के फर्टिलाइजर दुकान जाइए, कितने फर्टिलाइजर दुकान गांव में है? तमाम के तमाम प्राइवेट में है। 2 साल के बाद बारिश हुई है, रूरल इकोनॉमी ग्रो होने वाली थी, जीएसटी आने वाला था और आपने एक फैसला ले लिया। अरे आप ये तो बताइए कि भाई इसमें आपने हासिल क्या किया? गरीब ही पिस रहा है। जो 50% आपने कहा कि दे दो और वापस कर लो, तो फिर ये कहां जाएगा? ये आपकी हर ये पॉलिसी नाकाम साबित होने वाली है और अब आने वाले 8 से 9 महीने तक यही तकलीफ उठाना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया की आप बात करते, कल राज्यसभा में संतोष कुमार गंगवार ने स्टेटमेंट दिया कि 32 लाख डेबिट कार्ड में मैलवेयर आ गया था डिमोनेटाइजेशन से पहले। अब आप खुद बताइए फिर ये कहां जा रहे हैं? हम ब्लैक मनी आप बंद करिए, मगर आप खुद ब्लैक मनी इस्तेमाल करते हैं ना। भूपेंद्र यादव जी, तैयारी नहीं थी सरकार की, तैयारियों पर पूरी तरह से फेल रही है विपक्ष का आरोप। देखो, तैयारियों का एक पक्ष ये लोग रख रहे हैं, लेकिन आप दूसरा पक्ष भी देखिए। आज के 20 साल पहले अगर कोई व्यक्ति कहता कि हिंदुस्तान के हर गरीब के हाथ में मोबाइल होगा तो कोई आदमी विश्वास नहीं करता। लेकिन आज तैयारी क्या है? हमारे देश में 103 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन हैं। हमारे देश में 117 करोड़ सेविंग अकाउंट है। हमारे देश में लगभग इस समय 40 करोड़ जो अकाउंट है वो आधार से जुड़ चुके हैं। जनधन योजना में हम लोगों ने 25 करोड़ अकाउंट खोल चुके हैं। देश के 103 करोड़ मोबाइल फोनों में 35% जो मोबाइल फोन है वो जो ऐप से जुड़े हुए, जिनको स्मार्टफोन कहते हैं, वो कहते हैं। तो हमारे पास एक ढांचागत व्यवस्था है। अब ये जो ढांचागत व्यवस्था है, अगर कोई मान लीजिए माइनॉरिटी का बच्चा है, उसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, क्या डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में नहीं जानी चाहिए? क्या ओवैसी साहब उसका विरोध करेंगे? कोई ओबीसी का, SC ST का बच्चा है, उसकी स्कॉलरशिप डायरेक्ट उसके अकाउंट में नहीं जानी चाहिए, क्या ओवैसी साहब उसका विरोध करेंगे? कोई गरीब मुसलमान, हिंदू कोई भी हो, उसकी वृद्धावस्था पेंशन है, क्या उसके डायरेक्ट अकाउंट में नहीं जानी चाहिए? उसका ये कोई विरोध करेंगे? और इस देश का टैक्स बेस क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? आज जब आप GST लाने वाले हैं और आप GSTN का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर चुके हैं, आप ये जानने वाले हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आज उस टैक्स के ऊपर आने वाली है, उसका समान डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं होना चाहिए? इस देश के रिसोर्सेस का
इस देश का जो भी संसाधन है उसका समान रूप से गरीबों के लिए वितरण क्यों नहीं होना चाहिए? और जब हम गरीब कहते हैं तो गरीब हिंदुस्तानी है जिनकी 70 साल से तकदीर बदलने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं करी, आज पारदर्शिता के माध्यम से हम करना चाहते हैं। और यही एक कारण है कि देश का आम आदमी आज इस फैसले के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि हम उस भविष्य के भारत की बुनियाद रखना चाहते हैं जिसमें पारदर्शिता हो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो हमारे विचारों का संघर्ष है ना, ये आपस में लड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, ये समतामूलक भारत बनाने के लिए होना चाहिए। इसमें विचारों का संघर्ष इस बात को कह रहे हैं, इस बात को बाकी मंत्री कह रहे हैं, इस बात को प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन संसद को छोड़कर हर मंच पर कह रहे हैं, संसद के भीतर क्यों नहीं? क्या पीएम की ये खामोशी विपक्ष को सियासत का मौका नहीं दे रही है? खामोशी नहीं है, संसद के भीतर। अब बताइए, पहले दिन जब राज्यसभा आई तो 267 में इन्होंने कहा चर्चा कराई जाए। 267 का अर्थ है कि सदन के सारे नियमों को निरस्त करके चर्चा कराई जाए। हमने उसी समय का चर्चा करिए, पूरे दिन कांग्रेस ने चर्चा करी, पूरे दिन चर्चा करी, कांग्रेस के दो नेताओं ने भाषण दिया, अगले दिन वो चर्चा से भाग गए। फिर बोले प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी सदन में थे, 1 घंटे चर्चा करी, फिर सदन से भाग गए। फिर बोले प्रधानमंत्री जी सदन में आए, प्रधानमंत्री जी सदन में बैठे थे। भैया आप चर्चा से क्यों भाग रहे हो? आप चर्चा करिए ना, चर्चा करने के लिए मना कौन कर रहा है? साहब, टेक्निकलिटीज में हमें पढ़ना चाहिए कि वोटिंग कराइए, नहीं। जनता कहाँ गई है? जनता क्यों गायब हो गई है? ये क्या राजनीतिक पार्टियों की अपनी छटपटाहट है, घबराहट है जो वो दिखा रहे हैं, या कोई उस गरीब इंसान का भी सोच रहा है? सुनिए, ये अभी इतना लंबा चौड़ा जवाब दिए। हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते, कहाँ कैशलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं। 20 करोड़ लोग वो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, क्या करेंगे इसके बारे में? कभी चलिए, चल के देखिए कौन सी मंडी मार्केट में क्या हाल हो रहा है। चलिए कभी पोर्ट्स पे चलिए, जहां पर रेलवे के सामान आते हैं वहां चलकर देखिए। यहां बैठकर इस एयर कंडीशन कमरे में बैठकर इन बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मगर जो परेशान हाल है, जो 8-8 घंटे 6-6 घंटे लाइन में खड़ा हो रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है, और आप कैशलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, करिए, मगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपका बस चले तो आप इंटरनेट बंद कर देते हैं। 4 महीने आपने कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया। और रहा सवाल स्कॉलरशिप मिलने का, भाई साहब आप कोई भीख नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए। प्रधानमंत्री का कोई भगवान है आके दर्शन दे रहे हैं पार्लियामेंट को? वो लीडर ऑफ द हाउस है, उनको पार्लियामेंट चलते हुए आकर बैठना पड़ेगा। आपको एहसान नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आवाम ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, उनका काम है रोज आके बैठे, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो। और आपके पास जब इतनी बड़ी मेजॉरिटी है तो लोकसभा में मान लीजिए, वोटिंग करवा लीजिए, आप ही जीतेंगे। मगर एक मैसेज अपोजिशन देना चाहता है कि हम आपके इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है, राजी नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। और क्या राजी इसलिए नहीं है? ओवैसी साहब, मैं इसे यूपी चुनाव से जोड़ूंगी और फिर भूपेंद्र जी मैं चाहूंगी आप भी इसकी प्रतिक्रिया दें। ओवैसी साहब, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम ऐसा फैसला ले रहे हैं जिसका कई राजनीतिक पार्टियां समर्थन नहीं करेंगी, क्योंकि हम उन पार्टियों को कह रहे हैं कि भाई अब चंदे में काला धंधा नहीं हो पाएगा, अब चंदा चेक से होगा। और जब हम ऐसा कह रहे हैं तो छटपटाहट दिख रही है। अरे तो आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप पॉलिटिकल फंडिंग की बात कर रहे हैं, 19,000 रुपए का मैं चंदा दे देता हूं, कोई पूछने वाला नहीं है मुझे, सब वही करते हैं। क्या पूरे जितने रैलियां अमित शाह की हुई हैं डिमॉनिटाइजेशन से पहले, क्या वाइट पैसे में हुई हैं क्या, या मेरी रैलियां? सब वो उसमें होता है। दूसरी बात यह कि जब तक आप अंग्रेजों का फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो करेंगे, करप्शन रहेगा। जब तक एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 16-17 लाख की आबादी होगी, करप्शन होगा। आपको बहुत गहराई से काम करने की जरूरत है। आप पॉलिटिकल फंडिंग क्या है, 19,000 से कम होगा। फिर आपने क्यों लिया वो वेदांता कंपनी से? आप और कांग्रेस ने लिया, और दोनों के इंटरेस्ट जब एक हो जाते हैं, पैसों के मामले एक होंगे, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से आपने केस वापस ले लिया। क्यों लिया वापस आपने? उस कानून को आपने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का असर दिया। क्यों दिया आपने? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को फायदा पहुंचाना था। आप ये सब चीजें करेंगे, कहां जा रहा है कि किसको बता रहे हैं आईना? अपने आप को पहले देख लें। आरोप ये भी लग रहा है बीजेपी पे कि अपने पैसे को ठिकाने लगाया और बाकियों की कमर तोड़ने की कोशिश की। नहीं, ये थोड़ा बहुत क्या है, एयर कंडीशन कमरे में तो अभी आपने बुला लिया एबीपी ने, इसलिए आके बैठ गया, वरना हम तो गांव और देहात में रहने वाले आदमी हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ओवैसी साहब 22 नवंबर 2016 को इस देश के कृषि मंत्री ने एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली है। पिछले साल के मुकाबले में जो अभी बुआई हुई है वो पिछले साल के मुकाबले में काफी ज्यादा हुई है।
इसलिए कहना कि कोई कृषि पे असर पड़ गया, मेरे को नहीं पता आप कहां से लेके आए, संसद के प्रति उत्तरदायी है, आप कृषि के उठा करके आंकड़े देख लीजिए, पहला विषय। दूसरा विषय, गरीब को उसका हक नहीं मिला, यही तो 70 साल की लड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो आज गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, अगर गरीब को 70 साल में उसका हक मिल जाता तो इस लड़ाई जो हिंदुस्तान में जिसके लिए लोगों ने हमको विश्वास दिया है, उसी को पूरा करने के लिए तो हम लोग आए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ये कहा करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल में भी हक नहीं मिला, लाल बहादुर शास्त्री के दौर में भी नहीं मिला, आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। चलिए और सुन लीजिए, 1947 में देश आजाद हुआ था, 1997 तक किसी ने सुना नहीं था कि हिंदुस्तान की कोई सड़कें गांव में भी जाती है। 50 साल बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना दी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी, क्योंकि हमारी काम करने की दृष्टि है कि हिंदुस्तान का समग्र रूप से विकास होना चाहिए। और जो विकास का बल्ब जब जलता है तो वो किसी जाति बिरादरी पे नहीं जलता, वो हर हिंदुस्तानी के घर में जलता है। एक सवाल है, और अगर मैं जो हमारे ऑडियंस में इधर है उनका नाम सही से नहीं पढ़ पा रही हूँ तो माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल में राकेश ठाकुर है शायद, उस सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि भूपेंद्र जी, नोटबंदी से जुड़ा इसीलिए अभी पूछ रही हूँ, भूपेंद्र जी लाइन में लगकर 80 लोगों की जान गई, क्या भाजपा की नजर में मौतें सिर्फ सैनिकों की होती है, इन लोगों की नहीं? देखिए, किसी भी संवेदनशील समाज में हम इस बात को बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि सामाजिक जीवन में तकलीफें कम होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो तकलीफें इस समय हुई है, प्रधानमंत्री जी ने जब अपना पहला संबोधन जब दिया था 8 नवंबर को, उन्होंने 2 बातें कही थी कि देश ईमानदारी का उत्सव मनाने के लिए और देश ईमानदारी पे चलने के लिए मेरे साथ तैयार हो। 50 दिन की तकलीफ हुई है, हम बहुत विनम्रता से उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन भाई सैनिक का जो जीवन है वो एक कर्तव्य परायणता का जीवन है, उसका हम बहुत ज्यादा आदर करते हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार की तुलना करना मैं मानता हूं ये उचित नहीं है। एक सवाल और है सर, ये मोहित यादव हैं, प्रोफेसर मोहित यादव, जो पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी का हर एक नेता, इनका सवाल है, आपकी पार्टी का हर एक नेता बदलाव को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, आप लोग बहुत उत्तेजक और भावनात्मक भाषण देने में भी माहिर हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग आरटीआई के अंतर्गत आनी चाहिए या नहीं, इस पर अपने स्टैंड में बदलाव किया है? पॉलिटिकल पार्टी की जितनी भी फंडिंग है वो इनकम टैक्स के अंतर्गत उसका सारा असेसमेंट होता है, उसका ऑडिट होता है, और हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव करने का जो एकमात्र बॉडी है वो इलेक्शन कमीशन है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी ने एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे चुनाव में अपनाया। ये कभी भी संसद ने कानून नहीं पास किया है। इस देश के हर राजनेता की संपत्ति का, व्यवसाय का, उसकी शिक्षा का, उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी ये पारदर्शिता के साथ जनता के सामने रखी गई है। इसमें और पारदर्शिता आनी चाहिए, इसमें और पारदर्शिता आनी चाहिए, हमें कोई मना ही नहीं है। 20,000 या उससे कम के होते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि क्या है, मतलब पार्टी इनकम टैक्स असेसमेंट है ना, आपके पास पूरा ऑडिट है, हर पॉलिटिकल पार्टी का ऑडिट है। आरटीआई के तहत आने से पार्टियां घबरा जाती है। कहाँ मना है? आप पूरा इनकम टैक्स ऑडिट है, आपके पास सारी हर पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का ऑडिट होता है, कौन मना कर रहा है? ठीक है, अब नोटबंदी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे वो जो राष्ट्रवाद का एक मुद्दा है जो देश में हर मुद्दे के साथ जुड़ जाता है। सिनेमा हॉल्स में राष्ट्रगान पर ओवैसी साहब, आपने कोर्ट के आदेश का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही में एक सवाल भी पूछ लिया कि भाई क्या खड़े होने से देशभक्ति बढ़ेगी? ये शंका क्यों है आपके मन में? नहीं, आपने सोली सोराब जी का आर्टिकल पढ़ा आज अखबार में जो आया, वो क्या लिख रहे हैं? वो तो वाजपेयी गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। वो क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। अगर वाकई में नेशनलिज्म को फरोग देना है तो थिएटर में क्यों भाई, आप बना दीजिए कानून के, पार्लियामेंट का रोज सेशन में जनगणना पढ़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर डिवीजन कोर्ट से मजिस्ट्रेट कोर्ट तक जो कोई भी शुरू होगा तो जनगणना शुरू होगा। कलेक्टर हैदराबाद जो भी होगा उस कुर्सी पे बैठने से पहले जनगणना पढ़ेंगे, बना दीजिए ताकि हो जाएगा। ये समझ में नहीं आता मुझे कि कानून कौन बनाएगा। अगर फर्ज करिए कल कोई नहीं उठ पाएगा तो क्या होगा? कौन चेक करेगा उसको? कौन चेक करेगा? और जो लोग विकलांग हैं, जो फिजिकली डिसेबिलिटीज हैं, उनको क्या करेंगे आप? कई लोग बीमार होते हैं, उनको क्या करेंगे? तो मैं नहीं समझता कि इससे नेशनलिज्म को फरोग होगा। ठीक है, अब कोर्ट का ऑर्डर है तो सराखों पे है, मगर मैं नहीं समझता कि इससे एक बूस्ट मिलेगा कि
हर कोई जो है एक पेट्रियोटिक और नेशनलिस्ट हो जाएगा। ठीक है भूपेंद्र जी, आपकी पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है कोर्ट के, लेकिन जो बात ओवैसी जी कह रहे हैं वो सोशल मीडिया पर भी चल रही है कि भाई फिर हॉल में ही क्यों? ये तो क्रिकेट के हर मैच से पहले हो, संसद की हर कार्यवाही से पहले हो, अदालत में जज बैठे उससे पहले राष्ट्रगान हो, हर जगह होना चाहिए फिर ये तो न्यायालय का निर्णय है, तो हम इस न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है वो निर्णय से भी बहुत ज़्यादा व्यापक है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का अर्थ है कि हर एक भारतीय के मन में भारतीय होने के प्रति सम्मान का भाव रहे। अपनी अलग अलग सामाजिक जीवन, सामाजिक विषयों को स्वीकार करते हुए हम इस देश के निर्माण के लिए अपना एक सकारात्मक योगदान दे सकें। अपनी अपनी आस्था, पंथ, मत और विश्वास को करते हुए इस देश के जो एक लंबे समय से चले आ रहे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उसको जीवंत बनाने का प्रयास करें। हम एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जिसमें आर्थिक प्रगति भी हो और सामाजिक न्याय भी हो। हम एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जिसमें भौतिक प्रगति भी हो और आध्यात्मिक मूल्य भी हो। राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ी अवधारणा है और हमारा मानना है राष्ट्रवाद का अर्थ है जब भी देश को जरूरत पड़े तो अपने जीवन से बड़ा महत्वपूर्ण जीवन देश का होता है। यही हमारी राष्ट्रवाद की अवधारणा है। ओवैसी साहब, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भाई फिल्म की शुरुआत राष्ट्रगान से हो, अंत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हो, तो ये बहुत ही अच्छा है देश की एकता के लिए। और जो लोग इस बात से असहमत हैं वो समझ लें कि पहले देश आता है फिर धर्म आता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ये याद दिलाना चाहूंगा कि नेशनल फ्लैग की मुखालिफत किसने की थी? देखिए, मैं एक तथ्य कहना चाहूंगा, जब इस देश में 73 करोड़ डेबिट कार्ड है, इस देश में 117 करोड़ सेविंग अकाउंट है, इस देश में 25 करोड़ जनधन अकाउंट है, इस देश में 13 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड है, और आप कह रहे हो कि 97% बैंक से जुड़े हुए नहीं है। कृपया दोनों चीजों को वेरीफाई कर लीजिए। दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। 2% लोगों के पास दो बातें साथ नहीं हो सकती। नहीं है, या तो ये आंकड़ा सही है या आपका आंकड़ा सही है। सिर्फ 2% लोगों का क्रेडिट कार्ड है, बाकी के पास नहीं। ये मुद्दे आप लोग अगर सदन के भीतर चर्चा हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मतलब पूरा देश इसकी उम्मीद कर रहा है। आप लोग अपने डिफरेंसेस सारी पार्टियां छोड़ के अगर इन्हीं मुद्दों को सदन के भीतर उठाएं। ओवैसी साहब, आप बार बार जो ये कह रहे हैं कि इतने लोग बैंकिंग से नहीं जुड़े हैं, कार्ड की बात छोड़िए, अकाउंट नहीं है, आपकी बात में दम है, लेकिन एक बात बताइए, क्या पिछली सरकारों का कोई कर्तव्य नहीं रहा? मैं एक देश के एक नागरिक की तरह पूछना चाहती हूँ कि जब मुझसे सवाल किया जाता है तो मैं ये सोचती हूँ कि आज़ादी के बाद इतने सालों तक वो पिछली सरकारें क्या कर रही थी? फिर वो आज जो सदन में खड़े होकर आवाजें उठा रही हैं, वो सत्ता में आई ना, और एक पार्टी को तो हम जानते हैं जो सत्ता में थी बहुत वर्षों तक, वो लोग क्या कर रहे थे? और अगर आज इतने लोग टैक्स उससे बाहर हैं बैंकिंग सिस्टम से, तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें अपने ऊपर लेनी चाहिए ये जिम्मेदारी। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं जिंदगी भर अपोजिशन में रहूंगा। ये सवाल का जवाब देने के लिए आपको कांग्रेस को बुलाना चाहिए था, और अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में जो लोग वजीर थे उनको बुलाना चाहिए था, या लाल बहादुर शास्त्री के। ये मैं उनका जवाब नहीं दे सकता, मैं जवाब नहीं दे सकता। यकीनन करना चाहिए था, मगर मेरा सवाल ये है कि इस मुल्क में हुकूमत किसी की भी रही हो, दो बड़े तबकों से इंसाफ नहीं बढ़ गए, तीन, दलित, आदिवासी और मुसलमान। इसीलिए जो सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो इन तमाम के बुरे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन से बहुत दूर हैं। जनधन अकाउंट 20-22 करोड़ खोले गए, मगर 21 करोड़ अकाउंट में आज भी 10,000 रुपये हैं या जीरो अकाउंट है। तो ये भी एक फैक्ट है। पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, एजुकेशन का स्टेटस देख लीजिए, लिटरेसी रेट देख लीजिए, तो इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए मैं कुछ यहाँ ऑडियंस के सवाल लेना चाहूंगी, मुझे लग रहा है कि वो लोग भी चाहते होंगे आप इस पर अपनी बात रखें। ओवैसी साहब, अचल मल्होत्रा हैं जिनका आपसे सवाल है, ये इनका सवाल आपसे है कि आपके विचार से क्रांतिकारी और आतंकवादी की परिभाषा क्या है, और बुरहान वानी क्या था, आतंकवादी या क्रांतिकारी? देखिए, हिंदुस्तान में जो कोई भी बंदूक उठाएगा वो मेरा दुश्मन होगा, मैं उसकी तायीद नहीं कर सकता। कोई भी बंदूक उठाए, आप बंदूक नहीं उठा सकते। आपको डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में हुकूमत से लड़ना है, जमहूरी अंदाज में लड़ना है। जो बंदूक उठाएगा उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं आपको साफ और वाज़ेह तौर पर कहते हैं, और कह रहा हूं कि बुरहान वानी की ही क्यों मुझसे बात करते हैं? आप ये सवाल करते कि अभिनव भारत के बारे में आपकी राय क्या है, कर्नल पुरोहित के बारे में आपकी राय क्या है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में आपकी राय क्या है, कभी ये भी पूछ लेते? बुरहान वानी, असदुद्दीन ओवैसी का सवाल से बुरहान वानी के ताल्लुक से क्यों होता है? आपको क्यों लगता है क्यों होता है? मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं पूछते कि भाई कश्मीर में 100 लोग मारे गए, इस पर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? ये बता दीजिए। कभी ये क्यों नहीं पूछते
कि भाई 3 तलाक का ही सवाल मुझसे क्यों करते? कभी ये भी पूछ लेते कि गोवा में एक कानून है, जहां पर इलेक्शन होने जा रहा है, गोवा का कानून ये कहता है कि अगर कोई हिंदू औरत 25 साल की उम्र में औलाद को पैदा नहीं करती तो उसके शौहर को शादी करने की इजाजत एक और, 30 साल में अगर वो बेटा नहीं पैदा करती तो एक और वो शादी कर सकता है। अरे ये सवाल भी तो हमसे कर लीजिए ना, कभी ये भी तो सवाल कर लीजिए। चलिए, आपने देखिए ये जवाब देकर के एक तरह से मुझे 1 मिनट के लिए रोका कि मैं ट्रिपल तलाक पे पूछूं या नहीं, लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा। सर, आपकी इस बात को लोग सुनना चाहते हैं, आप जिस भी मंच से बोलते हैं, लोग पसंद करें नापसंद करें, लेकिन नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते आपको। ट्रिपल तलाक पर मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए जो मुद्दा है ये सिर्फ राजनीतिक फायदे का है और बीजेपी इसलिए उसे उठा रही है, पर क्या इसमें सच्चाई नहीं है कि इस मुद्दे को मुस्लिम महिलाओं का ही एक तबका कोर्ट तक लेकर के गया, तो ये मानने के बजाय कि मुस्लिम समाज में ही वो महिलाएं हैं जो इंसाफ चाहती हैं, क्यों इस मुद्दे में भी राजनीति? आप तो प्रोग्रेसिव माने जाते हैं सर, इस मुद्दे पर ये ऑर्थोडॉक्स वाला रवैया क्यों? प्रधानमंत्री ने 2.5 साल के बाद मुस्लिम औरतों से इंसाफ की बात की, मैं शुक्रगुजार हूं उनका। मेरी उनसे बड़ी इज्जत के साथ कहना चाह रहा हूं कि आप इखलाक की मां से भी इंसाफ कर लीजिए, जकिया जाफरी से भी इंसाफ कर दीजिए, नजीब की मां भी परेशान है उससे भी इंसाफ कर लीजिए। तीसरी बात यह है कि 2011 का सेंसस में फिगर लिखकर लाया हूं, 2011 का सेंसस ये कहता है कि 43,56,294 सिर्फ हिंदू खवातीन, जिसमें सिख और जैन तबके के लोग नहीं हैं, इन खवातीन 2 शादियां की हैं या फिर अपना मजहब बदलकर शादियां की हैं। प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं कहते? प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते कि 2011 के सेंसस में 1 करोड़ 10 साल की लड़कियों की जो शादियां हुई हैं वो मुसलमान नहीं थी? प्रधानमंत्री तो कहेंगे कि नहीं मैंने प्रोग्राम बनाया। हम चाह रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश का मुद्दा ट्रिपल तलाक होगा क्या? प्रधानमंत्री इन बातों को नजरअंदाज कर सिर्फ एक कम्युनल कलर देकर ये कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो मॉब तो खड़ा है, हाँ मिलना चाहिए, हो गया। अरे ये कैसा होगा? ये आप इस पर भी कभी कह दीजिए। डिवोर्स, सुनिए डिवोर्स रेट कह दीजिए कि 2011 में हिंदू बहनों का और मुसलमान बहनों का कितना डिवोर्स रेट है, ला लीजिए सामने, दूध का दूध। और आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक हिंदू बहन के सिलसिले में और एक हिंदू भाई के सिलसिले में, अगर कोई हिंदू औरत अपने शौहर से कहेगी कि तुम अपने मां बाप के साथ नहीं रहना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको अपनी बीवी को डिवोर्स देने का राइट है। शायरा बानो का जो केस है वो तो यही है। शायरा बानो ने कहा था कि मैं तुम्हारे मां बाप के साथ नहीं रहूंगी। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिप्लाई फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में वो तमाम बकवास पर मुश्तमिल है, इसलिए वो कहते हैं कि 2 शादी नहीं कर सकते। अरे 2 शादी अगर आप रोकना चाह रहे हैं तो क्या हमारे हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 2 है जो कहता है कि शेड्यूल ट्राइब्स पर अप्लाई नहीं होगा? आप बता दीजिए। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 2 शादी, मुझे पाकिस्तान से क्या करना है? वैसे साहब मैं इसका जवाब भूपेंद्र यादव जी से लूंगी, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया सर। मेरा सवाल ये था कि जिन महिलाओं को, और ऐसा हुआ है, हमने मुस्लिम महिलाओं की केस स्टडीज दिखाई है, क्योंकि आप मुसलमानों के अधिकारों की बात करते हैं और बिल्कुल मुस्लिम समुदाय को आपकी तरफ देखना चाहिए जब आप उनकी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। अगर उन महिलाओं को फोन और SMS पर 3 बार तलाक दे दिया जाता है और वो रो रही है, उन्हें कहीं जाने को नहीं है, वो कौन देखेगा सर? आप लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? नहीं, आप इंपेरिकल डेटा पर बात करिए। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने जो 17,000 का सर्वे किया, जिसको आप तमाम ने बहुत ज्यादा दिखाया, कभी वो पढ़ लीजिए, जिसमें 17,000 में से वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 मुस्लिम खवातीन को SMS पे तलाक हुआ, 1 को सिर्फ उस पे हुआ, ईमेल पर हुआ, और वो खुद कह रहे हैं कि 50% के ऊपर तो खानदान में बैठकर बातचीत करके कर लिए। उन्हीं का सर्वे मैं कह रहा हूं। वो तो मैं जो बात कहूंगा हो सकता है झूठ का मुंबा होगा, मगर उन्हीं का सर्वे है। मतलब आप ट्रिपल तलाक को कोई समस्या नहीं मानते? देखिए, आपको लगता है कोई समस्या नहीं है? इस्लाम में तलाक बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। और इस्लाम को समझिए आप कि इस्लाम में जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करते, जो सलफी हैं, जो शिया हैं, एक होमोजेनस कम्युनिटी नहीं है। यकीनन कई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा है कि भाई ये तलाक देने का तरीका ये सही नहीं है। इस पर पर्सनल लॉ बोर्ड काम कर रहा है। बहुत छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा, फिर भूपेंद्र जी की जगह मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। जब 21 मुस्लिम देशों ने 3 तलाक के नियम में बदलाव कर दिया है तो भारत में इसका विरोध क्यों हो रहा है? मधु पांडे का सवाल। गलत जवाब। गलत। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का 2002 का जजमेंट पढ़ लीजिए आप।
उसमें ये तमाम पाकिस्तान कितनी तो आप कहते हैं पाकिस्तान जाने की हमें क्या तो जरूरत है? आप क्या ही कह रहे हैं ना, पाकिस्तान? आप ही ने कहा ना अभी, आप ही तो अभी कहा कि सवाल में कहा गया कि पाकिस्तान तो आदर्श नहीं हो सकता ना सुनिए, सर हमारा, बिल्कुल नहीं हो किसी भी सकता, तरह। मगर आप ही ने कहा ना कि मुस्लिम ममालिक ने उस पर पाबंदी आयद करी, तो आप हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप मुझे बोल देते हैं, आप इस्तेमाल करें तो अच्छे हैं, मैं इस्तेमाल करा तो बुरा हो जाता हूं। तो ये जो माइंडसेट है इसको तब्दील करने की जरूरत है। मुझे पाकिस्तान से क्या करना है, ईरान से क्या करना है? मुझे उम्मीद है वो मुस्लिम महिलाएं आपके तबके में जो वाकई में इससे परेशान है, वैसी साहब आप बहुत समझदार हैं, आप जानते हैं कि ऐसे केसेस हैं, उनकी तरफ आप तवज्जो देंगे। आप दोनों से ज्यादा समझदार नहीं हूं मैं, मेरी समझ मुझे मालूम है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन ठीक है, कम से कम उनका मैसेज आप तक पहुंचेगा ये मैं उम्मीद करती हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है भूपेंद्र जी, क्योंकि वक्त की भी जरा कमी है, ये जो पूरा ट्रिपल तलाक का मामला है, इस पे आरोप आपकी पार्टी पे भी लगता है कि ट्रिपल तलाक एक बहाना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड निशाना है। देखो, आपने कहा ओवैसी साहब बहुत समझदार है, मैं एक शब्द और जोड़ता हूं, ये बहुत विद्वान भी हैं, और इसलिए मैं इन्हीं से एक विषय कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन चल रही है, मैं तथ्यों के आधार पर बात कह रहा हूं, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना एफिडेविट फाइल किया। अभी जो ओवैसी साहब भी कह रहे थे कि बहुत सारे मुस्लिम विद्वानों ने भी ये माना है कि ये युक्ति संगत नहीं है, और इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एफिडेविट है उसका पैराग्राफ नंबर 56 है। मैं आपको आप जाके देख लीजिएगा मैं कहां से कह रहा हूं। उस पैरा नंबर 56 में लिखा है कि बहुत सारे इस्लाम के विद्वानों की ये मान्यता है कि एक बार में 3 तलाक कहना या ट्रिपल तलाक देना ये युक्ति संगत नहीं है। तो जो युक्ति संगत नहीं है, जो अनडिजायरेबल है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगर खिलाफ जा रहा है, जैसे हिंदुओं में देवदासी की प्रथा युक्ति संगत नहीं है, सती प्रथा युक्ति संगत नहीं है, तो उसको मान्यता के आधार पर नहीं कह सकते। जब आपका ही एफिडेविट कह रहा है कि ये अनडिजायरेबल है, तो आपको कम से कम उन मुस्लिम महिलाओं के हितों में आना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर अनडिजायरेबल है तो हम इसको स्वीकार नहीं करते। दूसरी बात, आपने केवल पाकिस्तान की बात कही है, आज अफगानिस्तान में, ईरान में, बांग्लादेश में, ट्यूनीशिया में, जितने भी देश हैं उसमें इसको अमान्य करार दिया है। आप आगे आइए, प्रगतिशील बनिए और हिंदुस्तान की हजारों लाखों मुस्लिम महिलाओं को भी न्याय दीजिए, ये आपसे हम अपेक्षा करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कल प्रधानमंत्री खड़े रह के कह दें कि एग्रीकल्चर लैंड में उत्तर प्रदेश में बेटियों को उनका हिस्सा मिलेगा। चलिए कर दीजिए ऐलान। मैं आपसे आज आपसे एक और कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात, सर मेरी बात मुकम्मल कर दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 15 साल पहले कह दिया कि एग्रीकल्चर लैंड में मुस्लिम बच्चियों को हिस्सा मिलना चाहिए, दे दीजिए। दूसरी सुनिए सर, और एक चीज आप ये भी कह दीजिए कि मिताक्षरा और दयाबागा स्कूल ऑफ थॉट में जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसको एक कर देंगे आप ये भी कह दीजिए कि नागालैंड मिजोरम में 371A और 371G को हम बर्खास्त कर देंगे, बहुत अच्छा है। आप इन चीजों को करने तैयार हो जाइए सर, आपको कौन रोक सकता है? अरे आपको खाली काऊ और यूसीसी पर फिक्र है, आप क्यों नहीं नागालैंड मिजोरम को आप कश्मीर में आईपीसी अप्लाई नहीं कर सकते? छोड़ दीजिए, आप सबको छोड़ दीजिए। मैं ना फिर कहना है कि जो अनडिजायरेबल है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पैरा नंबर 56 में लिखा है, और आप हमें सिखाने से पहले जो शरीयत एक्ट 1935 का है, 37 का जो है, उसमें जो प्रोविजो लिख करके उत्तर प्रदेश में महिलाओं को, कम से कम मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम लॉ के हिसाब से काश्तकारी में राइट नहीं मिला हुआ है, आप उसको दिलवा दीजिए, अपना कर लीजिए। बाकी का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया है, नहीं कह दिया, आप कर दीजिए ना, आप कर दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए। अपने पर्सनल लॉ में आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप ऐलान कर दीजिए। आप बहुविवाह के लिए कर रहे हो, लेकिन 37 साल में उन महिलाओं के साथ ठीक है सर, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, नहीं हुआ, ये तो ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये तो ठीक है कि आज आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि वो डिस्क्रिमिनेशन है, तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? सुनिए, इस्लाम में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब सुनिए, हिंदू मजहब में एक पवित्र बंधन है, कॉन्ट्रैक्ट में आप कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, आप ऐड करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? मैं आपसे कह रहा हूं कि कल प्रधानमंत्री जाकर खड़े होकर ऐलान कर दे उत्तर प्रदेश में कि एग्रीकल्चर लैंड में हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको बेटियों को हिस्सा मिलेगा, कर दीजिए। चलिए, हम तो कह रहे हैं कि करो, और गोवा में जाकर कह दे प्रधानमंत्री के जो कानून मैरिज एक्ट है उसको बर्खास्त,
प्रधानमंत्री कह दें कि नागालैंड मिजोरम को जो कल्चरल राइट्स है वो बर्खास्त, ठीक है, एक कौन रोक रहा है आपको? कर एक दीजिए। लाइन में चुनाव के लिए हमारी इस्तेमाल दोनों करते बातों से हैं। स्पष्ट हुआ है बहुत कि संक्षिप्त 37 में, साल से मुस्लिम महिलाएं न केवल ट्रिपल तलाक के इशू पे अपने काश्तकारी राइट में भी शरीयत इसके कौन सा आपका 37 का एक्ट है, उसके कारण भी वो महफूज रही है। उस प्रॉपर्टी राइट में आपने मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं दिया। अरे इस सर, सच मैं को कह रहा हूं ना, स्वीकार कर करना दीजिए। चाहिए। चलिए, हमने तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो 15 साल पहले कहा है कि कर दीजिए, जिसमें राजनाथ सिंह भी सीएम बने। आप कर दीजिए, कल कह दीजिए आप कि आप कौन सा स्कूल ऑफ थॉट अपनाएंगे, मिताक्षरा या दयाबागा, वो बता दीजिए कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा। जो भी चीजें संविधान में आज अनडिजायरेबल है, इस देश में सबसे सुप्रीम है तो भारत का संविधान सुप्रीम है। भारत का जिसमें- संविधान जिसमें सुप्रीम आप है, भी आस्था- भारत का संविधान जो सुप्रीम वैसे है, साहब तो आप भी आस्था कल्चरल रखते हैं। राइट्स भी फंडामेंटल राइट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीचे आते, फंडामेंटल राइट ऊपर आता है। इसलिए आर्टिकल आप 29 37 के एक्ट को भी करिए और एएमयू में कम से कम SC ST को रिजर्वेशन भी बहुत दीजिए। बातें आप AMU दोनों आर्टिकल के पास- 30 रहेगा। ये कहीं अंत नहीं होगा, लेकिन वक्त मेरे पास सब खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम बस इतनी उम्मीद करते हैं देशवासियों के तौर पे भी कि आप लोग जिस तरह की जो चर्चा आप हर मुद्दे पर यहाँ कर रहे हैं, संसद में इसे करिए। अपने आप प्राइम मिनिस्टर को बता दीजिए, करा दीजिए। प्राइम मिनिस्टर को दिल बड़ा करने के लिए हम बोलिए। मंच दे रहे 56 हैं इंच का सीना है, दिल बड़ा कर ले, डिबेट हो और आप जाएगा। सबकी बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र यादव जी और असदुद्दीन ओवैसी जी, आप दोनों का कि आप एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आए और अपनी बातें इस तरह से खुल के रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।